अच्छा, जो अंडरस्टैंडिंग के बाद उनकी एक तरह की उनकी कंपेटेबिलिटी होती है, एक तरह की उनकी थिंकिंग होती है, एक तरह का उनका माइंड सेट होता है, तब एक रिलेशन बनता है। वरना बहुत से ऐसे रिलेशन होते हैं जिनमें हम लोगों का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता, जिनमें हम लोगों की किसी भी तरह से फेमिलिटीज नहीं होती हैं, और उसके बाद कोई भी आइडेंटिफिकेशन या मीनिंगफुल उसमें चीज नहीं आती। उसके बाद क्या होता है, वो रिलेशन हमारा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। वहां से जब एक दो इंसानों की कोई चीज भी 100 में से अगर 90% उनकी चीजें आपस में नहीं मिलती, तो उनका रिलेशन उसके बाद खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी रिलेशन हमारा तब बनता है किसी पर्सन से भी, वो बेशक रिलेशन हमारे फैमिली के साथ है, फ्रेंड के साथ है, या हमारा कोवर्कर्स के साथ है, स्ट्रेंजर्स के साथ है, कोई भी पर्सन हो जाए, उसके साथ हमारा रिलेशन तब ही बनता है। उसको हम रिलेशन का टाइटल या फ्रेंडशिप का टाइटल या किसी भी वर्ड का टाइटल तब देते हैं जब उनमें और हमें कोई चीज कॉमन होती है, जो हमें लगता है कि वाकई ये इंसान और मैं इंसान कोई कॉमन पर्सन है, हम लोगों में एक दूसरे को हम चीजें लेकर चल सकते हैं, एक दूसरों की बातों को हम वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे पास होता है 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो हमारी टाइप ऑफ रिलेशन आती है, उसमें हमारी जो चीज है, हम लोगों से, अपने कोवर्कर से, अपने उन लोगों से जिनके साथ हमारा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, हम उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं इस वक्त एक रिलेशन में हैं। आपका और मेरा जो रिलेशन है वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, या एक मेंटोर का और एक गाइडेंस का या काउंसलर के तौर पे हम लोगों का एक रिलेशनशिप बना हुआ है इस वक्त पे। अब आपके और मेरे रिलेशनशिप में क्या चीज आती है कि आपने मुझे किस तरह से इज्जत देनी है, मैंने आपको किस तरह से वैल्यू देनी है, मैंने मेरा जो काम है मैंने उसको किस तरह से करना है, और आपका जो काम है आपने वो किस तरह से करना है। ये सबसे ये बेसिक जो रिलेशन होता है, ये हर सोसाइटी में ये रिलेशन होता है, हर फैमिली में ये रिलेशन होता है, हर जगह ये रिलेशन होता है कि आपका ये रिलेशन, आप स्कूल में जाते हैं तो आपका रिलेशन बनता है ये वाला, आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका रिलेशन बनता है। ऐसा नहीं होता कि स्कूल में सिर्फ आपकी टीचर या आपकी जो क्लास फेलो है सिर्फ आपका उनके साथ ही इंटरेक्शन होता है। नो, आपके बस ड्राइवर्स हैं, आपके वैन ड्राइवर्स हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन होता है, आपके नेबर्स हैं उनके साथ भी आपका कनेक्शन होता है। तो ये जो बेसिक हमारा रिलेशन होता है, ये हमारा रिलेशन ऑफ जर्नल टर्म्स के लिए होता है, हर इंसान के लिए हमारा रिलेशन होता है, जिसमें हमने हर इंसान को साथ एक बैलेंस वे में हमने खुद को लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे डोर पे कोई बेगर आया है तो हम उसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें। नो, हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है कि वो हमारे डोर पे क्यों के आया है, अगर हमने उसको पैसे नहीं देने, अगर हम उसको कुछ नहीं देना, तो एटलीस्ट हम उसके साथ तमीज से बात कर सकते हैं। दिस इज अवर रिलेशन विद हिम और विद हर। उसके बाद हमारा रिलेशन आ जाता है फ्रेंड्स के साथ। अब फ्रेंड्स के साथ हमारे एक कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं। कॉमन फ्रेंड्स वो होते हैं जो मतलब हमारे स्ट्रीट पर होते हैं, जो कॉमन, मतलब हम मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हमें उनके बारे में हर चीज नाउ हाउ होती है कि वो कौन है, कहाँ पे रहते हैं, क्या चीज है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्कूल फेलोज हो जाते हैं। स्कूल फेलोज में भी हमारी अगर किसी और क्लास के साथ जब फाइट हो जाती होती थी बचपन में, तो हम क्या कहते थे कि ये मेरी क्लास का बच्चा है, ये मेरा फ्रेंड है। हालांकि वो हमारा फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड नहीं होता था, लेकिन उसमें भी हमारी सिंपैथी और एम्पैथी का रिलेशन उसमें होता था, क्योंकि वो हमारी क्लास का बच्चा था। तो फ्रेंड्स में भी फर्दर जो रिलेशन होते हैं वो 3-4 कैटेगरीज में फर्दर आ जाती हैं कि हम एक नॉर्मली रिलेशन लेकर चल रहे होते हैं, जो कॉमन रिलेशन होता है, हम हर किसी को उसमें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, कोई और तीसरा पर्सन आए तो मैं उसको बोल देता हूँ फ्रेंड। एक फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ हम हर तरह की अच्छी बुरी जिस मर्जी तरह की चीज आ जाए हम उनके साथ शेयर कर लें। हमें फ्रेंड्स रिलेशन में भी बहुत सी चीजें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, और कभी कभी उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है विद ओपन हार्ट। कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ आपके साथ एज अ टाइम बिंग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ लॉन्ग आफ्टर चलते हैं, आपके एंड तक आपके साथ चलते हैं। तो हमें हर रिलेशन को उसमें एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। जो पर्सन जिस तरह से है हमने उसको उस तरह से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारे पास होता है वो हमारी फैमिली रिलेशन होता है। फैमिली रिलेशन में हमारे पास बहुत से रिश्ते आ जाते हैं,
हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे सिबलिंग्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारे फर्दर हमारे ताया, चाचा, खाला, फूफो, ये सारे रिलेशंस भी हमारे उसमें ही कंसीडर होते हैं। अब उन रिलेशंस में हमारा जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो हमारा रिलेशन हमारे ताया, चाचा, फूफो, खाला उनके साथ रिलेशन नहीं होता। लेकिन जो रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ है वो हमारे अपने बहन भाइयों के साथ नहीं होता। अब इसी फैमिली रिलेशन में से ही आगे रिलेशंस बनते हैं। आपके बहन भाइयों की शादी हो जाती है तो अब वो रिश्ता चेंज हो जाता है। आप उनके बच्चों के खाला हो जाते हो, मामू हो जाते हो, फूफो हो जाते हैं, चाचू हो जाते हैं। वो क्या हुआ है, हमारा रिश्ता उसमें चेंज हो गया। फैमिली रिलेशन हमारे इसी तरह से हमेशा चलते आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर स्टिल अभी तक ऐसे ही फैमिली रिलेशन चलते आए हैं। दादा, परदादा, नाना, नानी, माँ, बाप, बहन, भाई, ये ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। इन रिलेशंस को हमने किस तरह से इन अगर ये टॉक्सिक हो जाएं तो हमने किस तरह से इनको वापस ट्रैक पे लेकर आना होता है, हमने किस तरह से इन चीजों को सॉर्ट आउट करना होता है, वो आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। ये एक लास्ट जो हमारा रिलेशन होता है, रोमांटिक रिलेशन, जो एक कपल रिलेशन आप इसको बोल लो, जो एक कपल का रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम लोगों के माइंडसेट कितने ज्यादा, कुछ मीडिया ने करते हैं, कुछ हम लोगों की अपनी थिंकिंग ऐसी होगी है। हम लोगों जब भी कोई रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के जो रिलेशन है वो सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशन है या एक कपल रिलेशन है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेशन जो हमने हर स्टेप, हर बंदा जिस लाइफ पे है, जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे है, उसने हर रिलेशन को लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने अपना वो रिलेशन लेकर चलना है, वो बाकी फैमिली को, फ्रेंड्स को या अपने को वर्कर्स को उसमें खत्म कर दें, ऐसा नहीं होता। So first we have to understand the ability and capabilities of our relation कि हमारे and demands और values of our relations कि हमारे रिश्तों की डिमांड्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं। हम दूसरों को अपनी वैल्यूज या अपनी डिमांड इम्पोज करने से पहले हमें दूसरों की रिलेशन, जिस रिलेशन में हम हैं, हमें उसकी वैल्यू और डिमांड समझने की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद जो डेली रूटीन में हमारे पास एक रिलेशन हम देखते हैं, ये तो वो रिलेशन है जो हमें डेली रूटीन में हमारे फेमिलियर रिलेशन है। एक वो रिलेशन होता है जो हम डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं और उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है, दैट इज स्ट्रेंजर रिलेशनशिप। किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, वहां पे कोई स्ट्रेंजर आपके साथ आके खड़ा हो गया और उसने आपसे पूछ लिया टाइम क्या हुआ है। आप उसको किस वे में बताते हो, आप उसको किस टोन में बता रहे हो कि टाइम क्या हुआ है, दैट इज द बिटवीन ऑफ दिस थिंग इज योर रिलेशन। कि हमारे जो स्ट्रेंजर्स के साथ रिलेशन है वो हमारा कैसा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो शॉप पे जाते हैं और जो शॉपकीपर्स के साथ वो मिसबिहेव कर लेते हैं। जो शॉपकीपर अपने जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उसके बाद अगर आप मिसबिहेव करते तो भी आप उस शॉप पे दोबारा नहीं जाओगे। अगर शॉपकीपर आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो भी आप उस शॉप पे दोबारा नहीं जाओगे। हमारा उसके साथ कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, ना वो हमारा फ्रेंड है, ना को वर्कर है, कोई भी हमारा उसके साथ रिलेशन नहीं, लेकिन वो एक स्ट्रेंजर रिलेशन हमारा था जो हमारा खराब हो गया क्योंकि हमने मिसबिहेव किया। उसकी वजह से वो हमारा रिलेशन क्या हो गया, खराब हो गया, हमने उस पर दोबारा जाना पसंद किया। इसी तरह से हमें बहुत रास्ते में चलते हुए बहुत से, जिस तरह से मैंने बेगर की एग्जाम्पल दी, वो भी हमारा स्ट्रेंजर रिलेशनशिप है। हमें नहीं पता वो कौन है, उससे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन वो मेरे डोर पे आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे तमीज से बात करूँ, ना कि मैं उसको अब्यूज करूँ, ना कि मैं उसको कहूँ बुरा भला कहूँ, कुछ भी कहूँ। अगर देने हैं पैसे तो फाइन, नहीं देने तो डोर बंद करो, अंदर आ जाओ। तो ये क्या है, ये हमारे स्ट्रेंजर्स के साथ रिलेशनशिप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। हर रिलेशनशिप की कुछ वैल्यूज होती हैं, उसमें चीजों को हमने किस तरह से लेके चलना है। हर रिलेशन, ऐसा नहीं है वो रिलेशन सिर्फ आपका रोमांटिक रिलेशन है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए है या कोवर्कर्स के लिए। हर रिलेशन आपका रिस्पेक्ट मांगता है। अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो दूसरा बंदा भी आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो।
आप उसको एक्सेप्ट करो, उसकी ज़ात को एक्सेप्ट करो। हम लोगों में सबसे बड़ी जो रिलेशनशिप्स में गैप्स आते हैं या जो हम सबसे ज़्यादा कोताही करते हैं रिलेशनशिप्स में, वो एक्सेप्टनेस की करते हैं कि हम सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो किस तरह से चीज़ों को वो देख रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम सामने वाले की सिर्फ उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लें कि वाकई जो सामने वाला पर्सन है उसकी एक वैल्यू है, तो बहुत सी चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। हमें पेशेंस की, हर रिलेशन में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। सब्र जितना रिलेशंस में होगा, हम क्या करते हैं, हम अगर कोई बाहर, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है, आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। अगर आप मिसबिहेव करोगे तो आपको वो जॉब से निकाल देगा। उसमें आप क्या करते हो, अगर वो आपको कोई बुरा भला कहता है, पेशेंस इख्तियार करते हो, आप सब्र कर लेते हो। देन व्हाई नॉट दैट पेशेंस ऑन अदर्स? हम स्ट्रेंजर्स पे वो पेशेंस क्यों नहीं रख सकते? अगर फैमिली में कुछ ऐसा हो गया तो हम पेशेंस का वो मुजाहिरा वहां पे क्यों नहीं कर सकते जो हम मुजाहिरा अपने ऑफिस के में बॉस के सामने करके आए हैं? हर रिलेशन, वो चाहे कोई भी रिलेशन आपका हो, वो पेशेंस मांगता है। और ये पेशेंस का लेवल ऐसा नहीं है कि वो आपने एक दफा किया और आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपने नेक्स्ट टाइम उसको फॉलो नहीं करना। दैट इज लॉन्ग लास्टिंग थिंग कि आपने इस चीज को हमेशा लेके चलना है। जहां जहां इस चीज को आप अपनी लाइफ में लेके चलेंगे, सब्र करेंगे, जिस जिस स्टेज पे करेंगे, वहां वहां से अगर बंदे की तरफ से ऐसा नहीं होता कभी भी ये फौरन आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाए, या उस बंदे की तरफ से जिस बंदे के साथ आपने भला किया या सब्र किया जिस मामले में, उसमें आपको रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन सब्र के साथ आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो अल्लाह ताला के साथ आपका स्ट्रांग हो रहा होता है। ये हर रिलेशन में ऐसा होता है। जब आप किसी भी रिलेशन में सब्र करते हो तो आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग हो रहा होता है और उसमें अल्टीमेटली चीजें आपकी लाइफ में बेहतर हो रही होती है। हम उस चीज को समझें कि ना समझें, वो हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस लेवल पे हम, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो तो ये चीज हासिल कर लोगे। वाई, ये बातें ऐसे नहीं बनी हुई, ये चीजें बहुत जिन लोगों ने ये सेंस कही हुई हैं, जो कहावतें बनी हुई हैं, उसके पीछे लॉजिक्स थी, उसके पीछे रीजंस थी जिसकी वजह से उन्होंने ये बातें की हैं। जब हम किसी भी रिलेशन में जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारा ट्रस्ट उसमें होता है, हम केयर करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट चीज होती है किसी भी रिलेशन में। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी से नाराज हैं तो हम उसके साथ कम्युनिकेट करना छोड़ते हैं। भाई सामने वालों को क्या पता आपको कौन सी बात उसकी बुरी लगी है। अगर आप मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी, जब तक आप मुझे बताएंगे। तो उसमें कोई भी रिलेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे को कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन। अब ये जो जितनी सारी चीजें हैं, ये क्या पता वो जर्नल सी चीज हो, लेकिन इस वक्त हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, आप मुझसे सुन रहे हैं, ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत सी चीजें इस लेक्चर के बाद, इस टॉपिक के बाद, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में क्या पता बेहतर हो जाए। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो चीजें जो शायद आप कहीं ना कहीं अपनी ईगो में, अपने एक डर में या खौफ में, बहुत सी चीजें अगर आप नहीं कर पाते, क्या पता वो आज के बाद आप करना स्टार्ट कर दें। तो हर रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन, लव, वैल्यू, ये चीजें ऐसी हैं जो अगर आप उसमें एड ऑन करना स्टार्ट कर दें, अगर वो रिलेशन टॉक्सिक नहीं है, देन आप एड ऑन करना स्टार्ट कर दें तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। अगर टॉक्सिक रिलेशन भी है, एक टॉक्सिक रिलेशन होता है वो बहुत टॉप लेवल का टॉक्सिक होता है, एक होता है जो अभी इनिशियल स्टेज पे आया होता है। उस रिलेशन में भी आपने अपने इन्हीं चीजों को गैदर करना है, अपने पेशेंस को, अपने केयरिंग को, अपने रिलेशनशिप जो भी है आपका, उसमें लव ऐड करें, उसमें उस पर्सन को वैल्यू दें, क्योंकि आप उसके साथ अगर रहना चाहते हैं, पहली चीज आती है कि आप क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने रिलेशनशिप के बारे में, वो चाहे कोई भी रिलेशन है। अगर आप उस रिलेशन को वैल्यू देना चाहते हैं तो फिर उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नहीं आता। अगर आप उस रिलेशन में रहना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं आती। फिर उस रिलेशन में अपना बेस्ट आपने देना है। कोई, अगर आपको पता है अगर सामने वाला आपको बेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप उस रिलेशन में रहना चाहते हैं, देन गिव योर बेस्ट ऑन दैट रिलेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी,
यहाँ पे एक आप सबको नजर आएगा हेल्दी रिलेशनशिप। अब हेल्दी रिलेशनशिप क्यों कौन सा होता है? जिसमें आप दोनों की जात, जो सामने वाला पर्सन और आप दोनों उसमें इक्वल शेयरिंग कर, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तो वो हेल्दी रिलेशन नहीं होगा। हर रिलेशन रिस्पेक्ट मांगता है, वो चाहे पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स का रिलेशन है, या आपके कोवर्कर्स के साथ आपका रिलेशन है, या आपका कपल रिलेशन है। बहुत से कपल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बैक ऑफ द डोर जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैक ऑफ द डोर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द फ्रंट ऑफ सोसाइटी वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो जब आप 10 लोगों में किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो बैक ऑफ द डोर आप जितने मर्जी अच्छा आपका रिलेशन हो, वो आपका रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाता है। क्योंकि जब आप दूसरों के सामने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, तो फिर उस रिस्पेक्ट का कोई फायदा नहीं है जो आप बैक ऑफ द डोर दे रहे हो। उस रिस्पेक्ट को सिर्फ आप दोनों को पता है कि वो रिस्पेक्ट है, बाकी किसी को नहीं पता कि हाँ इन लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है। बाकी लोग वही देखते हैं जो आप उनको परसीव करवाने की कोशिश कर रहे हो, जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हो। तो रिलेशनशिप में सबसे जरूरी हमारी रिस्पेक्ट होती है कि हम खुद भी रिस्पेक्ट दें उस पर्सन को और दूसरों से भी दिलवाएं। वो चाहे हमारे पेरेंट्स की तरफ से रिलेशनशिप है, अगर हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कल को हमारे जब बच्चे होंगे तो वो भी हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और वो अल्टीमेट वो चीज हम में भी आएगी, वो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। इसी तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स को वैल्यू नहीं देंगे, अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो रिस्पेक्ट हमें भी नहीं देंगे, वो दूसरे भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट एंड सपोर्ट, हर रिलेशन में, हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा ट्रस्ट सबसे फर्स्ट उसकी बाउंड्री बेस लाइन होती है। अगर किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है, तो वो रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि डे 1 से वो रिलेशन टॉक्सिक होता है अगर उसमें ट्रस्ट ना हो। तो एक दूसरे को अपने जो ओपोनेंट आपका कंपेनियन है, आप उसको ट्रस्ट करना सीखें। वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कोवर्कर्स हैं, और चाहे आपका कपल रिलेशन में हो आप, उसमें ट्रस्ट एंड सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है कि आप दूसरों के सामने उसको स्टैंड लेना सीखें। आजकल जो हमारे यूथ का जो सबसे मेजर इश्यूज हैं, हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। यूथ के जो रिलेशंस होते हैं वो स्पेसिफिक उनके वो रोमांटिक रिलेशंस ज्यादा होते हैं, उसमें क्या है हम सपोर्ट नहीं करते। बहुत से यंग जो कपल्स जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कि वो अपनी फैमिली के सामने अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते। जब आप अपने रिलेशंस को सपोर्ट नहीं करते, उसमें क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपसे बैक होना स्टार्ट हो जाती है। लोग आपको उस तरह से परसीव नहीं करते, लोग आपको उस तरह से पसंद नहीं करते, लोग आपको उस तरह से चाहते नहीं हैं। उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो पर्सन आपका आपके साथ आपका कंपेनियन है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाता है कि मुझे इसकी सपोर्ट की उस टाइम पे जरूरत पड़ी थी और इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मुझे उस टाइम पे इसकी जरूरत थी, इसने मुझे वैल्यू नहीं दी थी, मुझे उस टाइम पे इसकी जरूरत थी और ये मैं साथ नहीं था। तो वहां पे क्या होता है, जब ये वाली चीजें उसके माइंड में फिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशन हेल्दी से टॉक्सिक के साइड पे चला जाता है। और एक रिलेशन जब वो टॉक्सिक हो जाए, तो उसको वापस हेल्दी रिलेशन बनाने में बहुत टाइम चाहिए। ऑनेस्टी, हम ईमानदार नहीं होते अपने रिलेशंस में। वो चाहे रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ है, चाहे हमारे सिबलिंग्स के साथ है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, और चाहे हमारे वो रिलेशन हमारे पार्टनर के साथ है। हम ऑनेस्ट क्यों नहीं होते? रीजन क्योंकि हमें बहुत सी कमियां हैं, हमारी अपनी जात के अंदर बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो हमें लगता है कि अगर ये कमियां पूरी इन लोगों को पता चल गई तो वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह होगी। इस वजह से हम ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटी छोटी बात पे झूठ ना बोलें और हम सच बोलते हैं तो हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम छोटी छोटी चीजों में सच बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट जरूर होगी, लेकिन जो सच की ताकत है वो झूठ की नहीं है। आप झूठ कभी जीत नहीं सकता जिस तरह से सच आपका जीतता है। सच अगर आप बोलेंगे, आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहेंगे, एक दूसरे को सही से
हर वो बात बताएंगे, हर वो चीज उसको परसीव करने की कोशिश करेंगे जो उसका राइट है, तो आपकी जो रिलेशन है वो हेल्दी रहेगा, वो कभी भी टॉक्सिक नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम एक दूसरे के साथ अपनी, ये स्पेशली ये वाली जो चीज है वो स्पेशली कपल्स के लिए आ जाती है या एल्डर्स के लिए भी है कि अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो ये चीज के लिए भी है कि हम एज अ बीइंग अ पेरेंट्स हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स में हम खुद को रिस्पॉन्सिबल करना पसंद नहीं करते कि हाँ भाई मैं अब किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ। वाई? देखो, एक अलग लाइफ जब आपने गुजारनी है, आप जब इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो भी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो व्हाई नॉट बीइंग इन योर ओन फैमिली, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ होते हो, तो हम क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते? हम क्यों नहीं चीजों को रिस्पॉन्सिबल वे में अडॉप्ट कर सकते कि ठीक है ये काम मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ? व्हाई नॉट? हम क्यों इस चीज में कोताही करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप किसी भी इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको शेयर करना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर भी नहीं करते। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अनहेल्थी होने की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अब एक घर में मम्मा है और उसकी 2 बेटियां हैं, तो व्हाई नॉट वो जब बेटियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो वो अपनी मम्मा के साथ कुकिंग कर दें, घर के कामों में हाथ बटा दें। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शेयरिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, कि आप अपने रिलेशंस में शेयरिंग कर रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शेयरिंग कर रहे हो। आपके फादर हैं जो बॉयज हैं, अगर वो अपने फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शेयर कर लें, उनको मार्केट का काम वो करते हैं, छोटे छोटे और डिफरेंट काम होते हैं जो फादर्स कर रहे हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा है, 15-16 में आ रहा है या उससे बड़े हैं, तो अगर वो आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर आप वो शेयर करना स्टार्ट कर दें, तो आपके रिलेशंस, आपके पेरेंट्स भी उससे खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सेम मीनवाइल बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके रिलेशन अपने पेरेंट्स से अच्छा नहीं भी है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता करके वो हेल्दी रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक हर इंसान को जरूरत होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोई शेयर करे। नॉट इन केस ऑफ के हमारे पेरेंट्स हों तो ही उनको ये नीड है, या हम बच्चे हैं जब हम छोटे होते हैं, या स्टिल अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे असाइनमेंट कोई और बना दे तो बहुत अच्छी बात है, कोई टाइप कर दे, कोई राइट कर दे। और अक्सर हमारे फ्रेंड्स ये हमारे साथ कहते भी हैं कि हमारे असाइनमेंट्स वो बना देते हैं, वो टाइप कर देते हैं, या वो राइट कर देते हैं, या वो हमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। उसमें क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम टाइम पे अपना काम कर लें, या हम टाइम पे अपना काम खुद देख लें, हम अपने असाइनमेंट्स को फाइंड आउट कर लें, हम खुद टाइप कर लें, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे फ्रेंड्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हम बहुत खुश होते हैं कि जी मेरा काम हो गया, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा, उसने ये काम कर दिया। देन व्हाई नॉट यू? आप क्यों किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते? आप जो आप अल्फाज दूसरों के लिए बोल रहे हो, वो अल्फाज आप अपने लिए भी सुनना पसंद करोगे अगर आप भी उस तरह से रिस्पॉन्स करो, अगर आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करो। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर लेवल पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई वर्कर है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो छुट्टी करना चाहता है, अगर आप कोई मीटिंग है या कोई बहुत ऐसा अर्जेंट काम है जो उसकी अगर वो छुट्टी करेगा तो वो उस नुकसान हो सकता है कंपनी का, या उसकी छुट्टी उसको इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि उसने वो काम कंप्लीट नहीं किया। तो बीइंग अ गुड कोवर्कर, आप उसका वो काम कर सकते हो अगर आपका काम ज्यादा है भी, तब भी, क्योंकि उसको छुट्टी की जरूरत है। मे भी उसको जो वेकेशन चाहिए, जो उसको लीव चाहिए, उसके लिए वो बहुत अर्जेंट हो, मे भी उसकी फैमिली में कोई इशू हो, मे भी कुछ भी उसकी रीजन हो सकती है। तो बीइंग अ गुड को-वर्कर, आप उसकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उसने कंप्लीट नहीं किया अपना काम, जिस भी रीजन से नहीं किया, वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। अब क्या होता है कि हम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड्स, ये अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिमांड्स ये होती हैं कि वो हमारे हर तरह से फाइनेंशियली हमें हेल्पफुल होते।
अब बेशक वो जो हमारा पार्टनर है, अब ऐसी डिमांड्स में हमारे पेरेंट्स से भी होती हैं कि हमारे पेरेंट्स बस हमें हर तरह से ट्रीट करते रहें। हम जब उनसे जिस चीज़ की डिमांड करें वो हमारी पूरी कर दें। अगर हमने उनसे आईफ़ोन माँगा है तो वो अगले दिन बिना सोचे समझे हमें आईफ़ोन ला दें, ये सोचे समझे बगैर कि मेरे बेटे या बेटी के पास इस वक़्त एक ऑलरेडी फ़ोन है और उसका वो फ़ोन से ही चल रहा है। दीज़ आर जनरल एग्ज़ाम्पल कि हम लोगों की डिमांड्स होती हैं ना। अब अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो पैसे हैं वो दरख्तों से टूट के नहीं आते, वो हर रिलेशन में वो पैसे दरख्तों से टूट के नहीं आते। वो बेशक हमारा भाई है, हमारी बहन है या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारा पार्टनर है। वो बड़ी जो पैसे कमाए जाते हैं वो मेहनत से कमाए जाते हैं। तो अगर हम उस इकोनॉमिकल पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर लें, वो पार्टिसिपेशन आपकी कैसे होगी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप मत लें। वो आप अपने फैमिली के साथ भी ये कर सकते हैं, अपने फादर या मदर के साथ आप उनकी ये हेल्प कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ड्रेसेस हैं, इफ यू हैव 3 to 4 न्यू ड्रेस, तो आपको ईद पे न्यू ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियों को देखा है जिनके पास बहुत से ड्रेस होने के बावजूद वो क्या कहते हैं कि ईद पे नया ड्रेस लेना पसंद करेंगे कि मैं नया ड्रेस ही लूंगी या लूंगा, बेशक मेरे पास 4 to 5 ड्रेस हैं। अब इसमें क्या होगा, आप बर्डनाइज कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, आप बर्डनाइज कर रहे हो अपने फादर को जो अर्न कर रहे हैं, आप बर्डनाइज कर रहे हो अपनी मदर को जो हर चीज को मैनेज कर रही है, जबकि आपके पास 4 to 5 न्यू ड्रेसेस हैं। अगर 4 to 5 न्यू ड्रेस नहीं भी है, अगर आपके पास कोई एक भी न्यू ड्रेस है, यू कैन वेयर ऑन ईद, राइट। एक जर्नल एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें हमने क्या किया, अगर हम वो ही ड्रेस जो हमारे पास एक नया ड्रेस पड़ा है, अगर हम वो ईद पे पहन लेते हैं, हमने अपने पेरेंट्स के साथ इकोनॉमिकल पार्टनरशिप की, हमने उनका जो चीज हमारे पेरेंट्स ने वो एक नया ड्रेस हमें दिलवाने में लगाने थे पैसे, वही पैसे घर में किसी और चीज पे यूटिलाइज होंगे। तो घर में जो चीज नई चीज आएगी या जो चीज हम पे यूटिलाइज हो रही है वो उसका फायदा अल्टीमेटली हम पे ही मिलेगा, वो हमें ही उसका फायदा मिलना है। वो पैसे घर की बजाय, वो पैसे आप पे लगने की बजाय घर पे भी लग गए, राइट। तो इसी तरह से कपल्स में भी ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि जो कि गर्ल्स की बहुत ज्यादा नेचर होती है कि वो जिद में आके कि उसके पास ये चीज है और मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि उस चीज की उनको जरूरत है या नहीं है, वो चीज उनके किसी का माइक म्यूट नहीं है, काइंडली म्यूट योर माइक। ओके, वो गर्ल्स की ये आदत होती है कि उसने कोई चीज दूसरों के पास देखी है तो उसने उस चीज को हासिल करना है, उसको वो लेनी है क्योंकि उसको वो चीज अच्छी लगी है, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज आप दूसरों के पास देखो वो आपको मिल जाए। आपकी अगर पार्टनर की उसकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो आपको फौरन से वो चीज लेकर दे सकते, तो डजंट मीन कि आप उसकी वजह से अपना रिलेशनशिप खराब करो या आप उसको बुरा भला करो। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग थिंग कि हम एक चीज जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेसेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं गर्ल्स में भी एंड बॉयज में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पहनने के लिए 6 से 7 ड्रेसेस हैं, देन इट्स अ फाइन थिंग। अगर आपको 8वां ड्रेस नहीं मिल रहा और 6 से 7 ड्रेसेस की कंडीशन ठीक है कि वो आप बाहर इजीली वेयर कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि वो उस 8वें ड्रेस के पीछे आप अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से या अपने पार्टनर से उस 8वें ड्रेस के पीछे आप लड़ाई करो। मे भी बहुत सी रीजंस होती हैं। हम जो इकोनॉमिकल पार्टनरशिप है उसमें हमें मनी की उन सारे इश्यूज को समझने की बहुत जरूरत होती है जो लॉजिकल होती हैं, जिनकी कोई ना कोई मीनिंग और रीजनिंग होती है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के भी ऐसे होते हैं कि लड़कियां स्पेशली वो अपने घर में बहुत ज्यादा हर चीज को मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन जब शादी के बाद वो ससुराल में जाती हैं, सॉरी टू ऑल गर्ल्स, मैं भी गर्ल हूँ, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि जब वो ससुराल में जाती हैं तो वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा आ जाती हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है। इसके लिए वो अपने हस्बैंड से लड़ाई पे लड़ाई करती हैं और उनका एक जो हेल्दी रिलेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। जो बॉयज होते हैं उनकी नेचर होती है वो शादी से पहले बहुत केयरलेस होते हैं,
50% बॉयज शादी के बाद चेंज हो जाते हैं. दिस इज द फैक्ट कि वो 50 से 60% बॉयज शादी के बाद चेंज हो जाते हैं. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को हर तरह से समझते हैं. जो बाकी 40 या 50% है वो भी चेंज होते हैं, लेकिन वो उनमें कुछ ना कुछ केयरलेसनेस की एलिमेंट्स इस वजह से स्टिल रहते हैं क्योंकि जो उनका पार्टनर होता है वो और जो उनकी फैमिली होती है वो दोनों मिल के उनको उस ट्रैक पे लेकर नहीं आ रहे होते. गर्ल की कोई और डिमांड होती है, फैमिली की तरफ से कुछ और डिमांड चल रही होती हैं, इस वजह से. बट 50% to 60% लोग चेंज हो जाते हैं. एंड दैट इज द गुड पॉइंट कि अगर आप अपने पार्टनर की, अगर आप अपने फैमिली की इन छोटी छोटी चीजों को समझते हो. दिस इज नॉट अबाउट कि आप 20s में आओ 30s में आओ तभी आपने समझना है. आपके जो छोटे बहन भाई हैं आप उनको भी इस चीज की वैल्यू सिखाओ कि पैसों की, मनी की वैल्यू सिखाना, रियलाइज कराना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट नाउ डेज. पहले जमाने में होता था, कुछ लास्ट 4 to 5 years ऐसा था कि हम बच्चों को मनी की वैल्यू नहीं बताते थे. बट नाउ मनी की वैल्यू बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता जा रहा है. हर रिलेशन की वैल्यू के साथ साथ मनी वैल्यू, क्योंकि जो एक बंदा बाहर से कमा के ला रहा है वो बाहर बहुत मेहनत करके कमाता है, वो ऐसे नहीं से बैठ के कमा के नहीं आ जाता. तो मनी की वैल्यू और मनी में अपनी पार्टनरशिप करना, आप जहां जहां से सेव कर सकते हो उसको सेव करना, क्योंकि वो अल्टीमेटली चीज आपके पास ही आनी होती है. फेयरनेस, अपने रिलेशंस में फेयर रहना सीखें. जो गलती आपकी है उसको एक्सेप्ट करें, जो गलती दूसरों की है उसको समझाएं, लोगों के सामने नहीं, उसको अलग बिठा के उस चीज को समझाएं. हम लोग क्या करते हैं कि गलती बहुत सी, ये स्पेशली चीज कपल्स में आती है, उसको मर्द को या औरत को पता होता है कि ये गलती उसके घर की तरफ से हुई है. स्पेशली ये इश्यूज बॉयज की साइड से आती हैं, उनको पता होता है कि ये इशू उनकी मदर की तरफ से या उसकी बहनों की तरफ से हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजों की जो खमियाजा होता है ना वो उस लड़की को भुगतना पड़ा होता है, उस लड़की के ऊपर आ जाता है कि तुम ऐसे कर लेती, तुम ऐसे कर लेती. तो व्हाट इज दिस थिंग कि हमने अपने रिलेशंस में फेयर होना है. अगर जो गलती माँ की है या बहन की है या लड़की की तरफ से उसकी माँ या बहनों या भाइयों या बाप की है, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, वाकई ये चीज मेरी मदर ने गलत किया, मेरे भाई ने गलत किया, मेरे फादर ने गलत की है, या मैं खुद गलत हूँ. इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने रिलेशन में फेयर रहना सीखें. जब हम अपने रिलेशन में एक्सेप्टनेस नहीं लेकर आते ना, किसी भी तरह से एक्सेप्टनेस नहीं करते और हम अपनी गलती को भी दूसरों के सर डाल रहे होते हैं, या अगर हम किसी पॉइंट पे उसके लिए स्टैंड नहीं ले सके और उस पॉइंट पे भी हम उसको सामने वाले को गलत कह रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप हमारा जितना मर्जी स्ट्रांग हो उसमें कहीं ना कहीं एक दरार जरूर आ जाती है. और अगर किसी भी रिलेशन में एक वॉल होती है ना, वॉल में जब दरार आ जाती है, वो कुछ भी हो जाए, वो कंस्ट्रक्शन इशू आ जाए, कुछ हो जाए, वो कहीं से डैमेज हो जाए, तो हम उसको सही जरूर करते हैं, उसको हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं, हम सीमेंट वगैरह लगाते हैं, उसको ठीक करते हैं. लेकिन वो जो साइड पे लगी हुई चीज अलग से हमें प्रोमिनेंट हो रही होती है कि यहाँ पे कुछ इशू था और हमने इसको ठीक किया है, बेशक हम जितने मर्जी कोर्ट उस पर क्यों ना कर लें, लेकिन वो चीज हमें नजर आ रही होती है. इसी तरह से रिलेशनशिप्स की भी बात होती है. एक जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं वो नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर होते हैं, कि हम किसी भी अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स में एक दूसरे का थ्रेट नहीं करते कि तुम ये करोगे या करोगी तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा. थ्रेटिंग्स नहीं होने चाहिए कभी भी किसी भी रिलेशनशिप्स में. जिस रिलेशनशिप में थ्रेटिंग स्टार्ट हो जाती है वो रिलेशन हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्टनेस चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है आप वैल्यू दो. अगर वही एक चीज आप अपने बच्चा है आपका छोटा, घर में आप एग्जांपल ले सकते हो, घर में अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है, अगर आप उसको वही बात प्यार से समझाओगे तो वो बहुत अच्छे से समझेगा. अगर आप उसको थ्रेट करके समझाओगे, बहुत सी मदर्स ऐसे कहती हैं कि बच्चे को किसी चीज से रोकना है तो वो क्या कहती हैं, आपके फादर आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, वो आपको मारेंगे. दैट इज टोटली रॉन्ग बिहेवियर. हम बच्चे को अनकॉन्शियसली उसके फादर से नफरत करना सिखा रहे हैं कि आपके जो फादर हैं वो कोई हिटलर है, वो कोई बहुत ज्यादा कोई जलाद टाइप पर्सन है, उनको ये बात पता चल जाएगी तो वो आपको मारेंगे. बट बच्चा क्या कर रहा होगा, कोई शरारत कर रहा होता है, कोई मस्ती
कर रहा होता है, हम उसको प्यार से भी रोक सकते हैं, हम उसका ध्यान किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने थ्रेट क्यों करना है उसको? जब हमारे बिहेवियर में थ्रेटनिंग आएगी तो वो बच्चा अल्टीमेटली हमसे भी चिढ़ेगा, क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे हैं बाबा से उसकी, और बाबा से भी वो चिढ़ेगा क्योंकि बाबा उसको मारेंगे उस चीज पे, उसको पता है इस चीज का। तो हमने अपने रिलेशंस को थ्रेटनिंग नहीं रखना, हमने उसको नॉन थ्रेट बिहेवियर में कन्वर्ट करना है। जो चीज हमें लग रही है कि गलत हो रही है या हमें उसको चेंज करना है, तो हमें उसको प्यार से और पोलाइट वे से उस पर्सन की वैल्यू को, उस पर्सन की जात को, उस पर्सन की जितनी एज है, उसकी लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको चेंज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। Raju here. Shah, are you here? ये हेल्दी रिलेशनशिप्स में वही हमारे सब कुछ है कि हर रिलेशन में फ्रेंडशिप रखने, ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, लव हो, काइंडनेस हो, एक दूसरे की वैल्यूज को हम शेयर करना सीखें और एक दूसरे को वैल्यू देना सीखें। नेक्स्ट स्लाइड। सेम अगेन वही थिंग कि हमें अपने रिलेशंस में ट्रस्ट के साथ कॉपरेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सेफ्टी का, ऑनेस्टी का ख्याल रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास 3 C's इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसमें 3 C's होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट। कम्युनिकेशन बेस्ट वे है आपका कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आई, अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि ये चीज हमें समझ नहीं आई या ये पॉइंट सही नहीं हमें समझ आ रहा, और मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूंगी, हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो कल को आप चल के मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर आप याद करेंगे तो कहेंगे उस मैम ने अच्छा लेक्चर नहीं दिया था, उस मैम ने ये चीज हमें सही से गाइड नहीं की थी। बट द फैक्ट इज दिस कि आपने मुझे बताया ही नहीं है यहाँ पे कि आपको वो चीज समझ में नहीं आई। तो कम्युनिकेशन हर रिलेशन में बहुत जरूरी होती है। आपका अगर अपनी मदर के साथ कोई क्लैश आ रहा है, कम्युनिकेट करके उनको बताएं। फादर के साथ आ रहा है, कम्युनिकेट करके उनको बताएं कि ये क्लैश आ रहा है, ये रीजन है, मुझे इस रीजन को मैं आपके सामने ये रीजन रख लूं, मुझे बताएं कि ये मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। फ्रेंड के साथ कोई इशू आ रहा है, फ्रेंडशिप कोई इशू आ रहा है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करें, ना कि फोन को साइलेंट करके बंद करके आप एक साइड पे रखते हैं, 2-2 3-3 हफ्ते अपने फ्रेंड के साथ बात नहीं करें। हर रिलेशन कॉम्प्रोमाइज मांगता है, हर रिलेशन, चाहे वो आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ है, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ है, चाहे आपका वो रिलेशन अपने पार्टनर्स के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है या कोवर्कर्स के साथ, हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है, आप कोई काम करना चाहते हो और आपके पास उतनी मनी नहीं है, आप क्या करते हो? आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो फॉर द थिंग कि आपका जो घर का माहौल है वो खराब ना हो, आपका इन्वायरमेंट खराब ना हो, इस वजह से आप उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी ट्रिप पे जाना है और कोई मनी इशू आ गया है तो आप उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। इसी तरह से बहुत सी लड़कियां इस बाद में, शादी के बाद बहुत से लड़के और लड़कियां दोनों ही शादी के बाद बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो चीजें उन्होंने शादी से पहले जिन चीजों पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो कोई भी रिलेशन हो, अगर हम उसको निभाना चाहते हैं, अगर हम उसको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज जो एलिमेंट होता है वो हर हाल में हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल को वर्कर्स हमारे पास हैं, जिस तरह से मैंने पहले एग्जाम्पल दी कि अगर किसी को जाना पड़ गया है
तो उसमें हमारा क्या, मेरा अपना काम भी है, मैं भी उसी कम्युनिटी में उसी जगह काम कर रही हूँ, उसी प्लेस पे काम कर रही हूँ, मेरा अपना काम भी है। मैं वहां पे क्या करूंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी अपने टाइम के साथ। जो टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की अगर मुझे ब्रेक होती है, वो मैं 1 घंटे की ब्रेक नहीं लूंगी और मैं 1 घंटे में अपना काम जल्दी फिनिश करके अपने को वर्कर का काम फिनिश करूंगी, ताकि उसको भी लीव मिल जाए, उसके ऊपर भी बात मत आए और मेरा काम हो जाए। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज क्या कर रही हूँ, मैं अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, इसमें मैं अपनी जो मेरी स्पेस थी मैं उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। तो हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज होना करना बहुत जरूरी है। लास्ट थिंग हमारे कमिटमेंट होते हैं। हम चीजों को कमिटमेंट करने से रिश्तों में करते हैं। बहुत से रिश्ते हैं जो हम निभा रहे होते हैं लेकिन हम कमिटमेंट नहीं करते। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को बोला है मैं कल आऊंगी, तो डेट मीन कि मुझे जाना है और मैंने उसके साथ कमिटमेंट की है और उसका मतलब यह है मैंने जाना ही जाना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कमिटमेंट करने के बाद कह देते हैं कि मुझे अर्जेंट टाइम पे कुछ हो गया, मैं नहीं आ पाई। जो सामने वाला पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह की गैदरिंग है, किसी के घर जाना है, कुछ भी है, वो आपके लिए वेट कर रहा है। उसने भी अपना प्लान शेड्यूल किया है, उसने भी अपने जो लाइफ थी उसमें से एक टाइम फिक्स किया कि अपने बिजी रूटीन में से कि उसने आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना है। वो चाहे फ्रेंड्स हैं, वो चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी पर्सन है। तो अपने रिलेशंस में अगर आप कमिटमेंट को लेकर आते हैं तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करना सीखें। कमिटमेंट्स को पूरा करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता अगर हम सामने वाले पर्सन को वैल्यू देना सीखें। तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कमिटमेंट किया सादिया के साथ कि मैं कल उनसे मिलूंगी, तो डेट मीन कि मुझे उससे मिलना है। अगर मैं उसके साथ कल नहीं मिलूंगी और मैं अल्टीमेट उसको कॉल करके घंटा पहले या आधा घंटा ये पहले ये कहती हूँ कि मैं किसी और अर्जेंट काम में बिजी हो गई हूँ, तो डेट मीन कि मैं सादिया को वो वैल्यू नहीं दे रही जो मैं सेकंड काम को, जो मैं सेकंड इस वक्त मेरे पास चीज आई है, मैं उसको वैल्यू दे। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि हम डेली रूटीन में इस चीज को करते हैं। नो डाउट फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फैमिली की जो वैल्यू है या जो रिस्पेक्ट है वो किसी और रिलेशन की नहीं है, लेकिन जो हो जाए तो हाँ, हम अपने बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम अपने कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं। लेकिन बहुत से आजकल हम लोगों के जनरेशन में ये बहुत ज्यादा कॉमन इशू है कि हम अपनी कमिटमेंट करके उससे बहुत जल्दी मुकर जाते हैं। तो अपनी कमिटमेंट के में रॉयल होने के लिए खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। अगर आपको सामने वाले पर्सन की इतनी उस तरह से वैल्यू नहीं है, उस तरह से आपको जरूरत नहीं है, तो उसको पहले से ही एक उसकी लिमिट्स में रखा जाए, ना कि उसको अपने सर पे चढ़ाने के बाद उसको उसकी लिमिट्स बताई जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमारे कौन से होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की निशानियां क्या होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे पहले जो एलिमेंट होता है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते। किसी भी तरह से हम एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। पेरेंट्स हमें वैल्यू नहीं दे रहे होते और हम पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दे रहे होते। सिबलिंग्स के साथ भी हो रहा होता है, हमारा अपने पार्टनर्स के साथ भी हो रहा होता है। जो फ्रेंड्स के साथ टॉक्सिक रिलेशन हमारा नहीं होता क्योंकि वो अपने हमारे फ्रेंड्स ही नहीं होते अगर उनके साथ हमारा रिलेशन टॉक्सिक हो जाए, राइट। तो हमारे जो पार्टनर्स और फैमिली, इन दो के साथ सबसे ज्यादा हमारा टॉक्सिक रिलेशन होता है। अब ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं वो हमारे आते हैं हमारी जो रोमांटिक लाइफ होती है या हमारी कपल लाइफ होती है या पार्टनर्स लाइफ होती है, उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ज्यादा इश्यूज आते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्या है कि हम एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते, जो वैल्यू हमें एक दूसरे को देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो बीइंग अ डेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंसाइटफुल मेंटोर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंसाइटफुल मेंटोर को हर जगह उसकी रिस्पेक्ट करूं। अगर उसके बारे में कोई गलत बात कर रहा है, मैं उसको उसका राइट बताऊं कि बेटा राइट ये चीज है और रॉन्ग ये चीज है, आप इसके बारे में गलत बात कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होगा कि अगर मैं उसका अपने इंसाइटफुल मेंटोर की अगर कोई
राइट कर रहा है और मैं उसके साथ मिलकर उसकी बुराई करूंगी, तो मेरा जो रिलेशन इंसाइटफुल मेंटोर के साथ है वो मेरा टॉक्सिक है। मैं अपने रिलेशन के साथ बिल्कुल भी रॉयल नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं अपने रिलेशन को वैल्यू नहीं दे रही जो मेरा रिलेशन इंसाइटफुल मेंटोर के साथ है। तो आपके रिलेशन में वैल्यू और सपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रस्ट की बहुत जरूरी होती है। अगर इन चीजों में लेकनेस आ जाएगी तो आपका रिलेशन जो है वो अल्टीमेटली टॉक्सिक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे के साथ जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें एक बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड होते हैं वाइब्स। हर इंसान को एक दूसरे की फ्रीक्वेंसीज हम कैच कर रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हम उनसे एक दफा मिलते हैं और हमें वो बहुत अच्छे लग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते बहुत कम हैं और लेकिन वो हमें फिर भी बहुत बुरे लगते हैं, बेशक वो हमारे साथ जितने मर्जी अच्छे हो जाएं। द रीजन इज दिस कि हमें उनसे नेगेटिव एनर्जीज आ रही होती है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, बेशक आपको किसी रीजन की वजह से आ रही हैं या किसी नॉन रीजन आपके पास है, तो वो आपका रिलेशन टॉक्सिक करना स्टार्ट कर देता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो ड्रेनिंग और डिप्रेसिंग मूवमेंट्स होते हैं कि हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे पिंचिंग पॉइंट्स बोल रहे होते हैं कि वो सामने वाला बंदा आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो डे बाय डे वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें जेलसी एलिमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं और वो लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी रिलेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अपने पेरेंट्स के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, तो आप अल्टीमेटली अपने जो ताया चाचा फूफा मामा है आप उनके साथ भी टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका अल्टीमेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपका अपनी फैमिली में जो बहन भाई हैं उनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन इज द थिंग कि हम उस रिलेशन में इतना ज्यादा वो चीज अपने सर पे सवार करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बाकी सराउंडिंग में जितनी चीजें होती है वो हमारी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके चलो, अब यहाँ पे एक सेइंग लिखी है, रिलेशनशिप इज लाइक अ हाउस, व्हेन अ लाइट बल्ब बर्न्स आउट यू डू नॉट गो एंड बाय अ न्यू हाउस, यू फिक्स द लाइट बल्ब। सेम थिंग इज इन आवर रिलेशनशिप, कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो एक घर की तरह होता है जहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं। अगर लाइट कोई भी खराब हो जाती है तो हम लाइट्स को फिक्स करते हैं, नया घर नहीं खरीदते, राइट। तो इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप में, अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी कमी आ जाती है, कोई गलती कर लेता है, तो हमने उन चीजों को, गलतियों को फिक्स करना है, ना कि हमने उस रिलेशनशिप को तोड़ देना है, हमने कोई नया रिलेशन बना लेना है, किसी और तरफ हमने मूव ऑन कर जाना है। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं किसी ना किसी तरह से। हम न्यू पेरेंट्स से किसी तरह से भी लेकर आ सकते हैं, राइट। तो व्हाई वी डू दिस थिंग्स इन अवर कपल रिलेशन, कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको अल्टीमेट हमारे पास पॉइंट क्या होता है कि हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं। व्हाई हम उस चीज को फिक्स करने की क्यों कोशिश नहीं करते? हमें उस रिलेशन को फिक्स करने की कोशिश करनी है, ना कि हमने नया हाउस बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, आपका जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आपका दिल और दिमाग हैप्पी रहता है, और जब आपका टॉक्सिक रिलेशन स्टार्ट होना हो जाए तो उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता किसी भी वजह से टॉक्सिक हो, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपकी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप लोगों के साथ उठना बैठना खत्म कर देती हैं। अब अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में क्या चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। ये हम अपनी डेली लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ भी कर रहे होते हैं। हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं छोटी छोटी बातों पे, हम उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम डिमांड्स हमारी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी के बाद उनकी डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, हालांकि बेशक उनको नीड ना भी हो। तो जब हमारी डिमांडिंग किसी भी चीज में ज्यादा हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज हमारी अनहेल्दी की तरफ कन्वर्ट हो जाती है।
हम एक दूसरे से सीक्रेट्स रखना शुरू कर देते हैं। जो आपकी बेस लाइन है किसी भी रिलेशन की, उसमें ऑनेस्टी और एक दूसरे के साथ हर चीज को शेयरिंग करना है, ना कि सीक्रेट्स रखना है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई कल को एज अ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जहाँ पे आके कुछ करवाता है, तो एज अ ट्यूटर, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेरा काम बनता है कि मैं आपको इनकरेज करूं, ना कि मैं आपको डिस्करेज करूं, ना कि मैं आपको लेग पुलिंग आपकी स्टार्ट करूं। अगर ऐसा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके और मुझ में जो रिलेशन में भी कुछ बना हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा कि यार ये मैम तो ऐसी है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो ऐसे कर रही है, ये तो वैसे कर रही है, ये खुद क्या है, ये वो, मतलब हम एक दूसरे के बारे में भी नेगेटिव कमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो हर रिलेशन में इंकरेज करना बहुत जरूरी होता है। जिस रिलेशन में इंकरेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब चिल्लाना स्टार्ट करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो चीज एक छोटे बच्चे के लिए नहीं होती, वो एक 50 ईयर के पर्सन के लिए भी एक चीज होती है कि हमने उसको अप्रिशिएट करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे जो हेल्दी रिलेशंस होते हैं वो एक बंदे की से नहीं बनते, हम सब ने मिल के उस चीज में कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं ही अपना 100% दूं, सामने वाला ना दे। सामने वाला भी अगर अपना 100% नहीं देगा, अगर 100 नहीं तो एटलीस्ट 50% दे। अगर वो 50% नहीं देगा, तब भी रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिक साइड पे चले जाते हैं। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, रिलेशनशिप्स में जो सबसे ज्यादा चीजें आती हैं वो हम अवेयर होते हैं बहुत सी चीजों से, लेकिन हम फिर भी अवेयर नहीं होते। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपको क्या चीज चाहिए, आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद, आप किस नजर से किस चीज को देखते हैं। अगर आपके अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप दूसरों को भी कभी राइट वे में बता नहीं सकेंगे कि आपकी क्या डिमांड्स है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजंस बनाते हैं उनमें रिस्पॉन्सिबल रहना सीखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजंस ले लेते हैं, उसके बाद वो उसका ब्लेम अपने बड़ों पे या किसी और पे देना स्टार्ट कर देते हैं कि जी तुम मुझे उस वक्त मना कर देते या कर देती, आप लोग बड़े थे, आप लोग रोक देते मुझे। नो, दिस इज टोटली अ रॉन्ग थिंग। जो भी आपने डिसीजन लिया है वो अगर कल को गलत भी हो जाए तो अपने डिसीजंस को रिस्पॉन्सिबल रहना सीखें। अगर आप अपने डिसीजंस में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो आप अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशन खराब भी हो गया है, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप उसमें ब्लेमिंग गेम स्टार्ट कर देंगे तो आप उसमें ठीक नहीं कर सकते अपने रिलेशन को। रिलेशनशिप स्किल्स, अपने स्किल्स को फॉर्मेट करें, उसको पॉलिश करें। अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आपने किस तरह से बनाने हैं, टीम में किस तरह से काम करना है, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से डील करना है, ये सारी स्किल्स होती हैं आपके एक रिलेशनशिप्स में रहने की। सोशल अवेयरनेस, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, किसको एम्पैथी की जरूरत है, किसको सिंपैथी की जरूरत है और कौन ओवर रिएक्ट कर रहा है चीजों के ऊपर। इस चीज को समझना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई एक पर्सन जिसको एम्पैथी सिंपैथी किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो वो ओवर एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उसको हर दफा उसके ओवर एक्ट करने पे रिस्पॉन्स दे रहे हो। यू हैव टू स्टॉप हिम और हर ऑन हिज ओवर एक्ट। कि अगर वो ओवर रिएक्ट कर भी रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दो। अगर आपको उसको रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, अगर उसको सिंपैथी और एम्पैथी की जरूरत नहीं है, तो उसके ओवर रिएक्ट करने पे हमने उसको नहीं रिस्पॉन्स करना। जब हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो अगली दफा भी उसका वही बिहेवियर होता है, वो बंदा चेंज नहीं होता, लेकिन हम उस पर्सन से उकता जाते हैं कहीं ना कहीं। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को मैनेज करना सीखना हमारा काम होता है। हम रिलेशन हर तरह के होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर चीजों को सोचने लग जाते हैं। हमने किसी भी रिलेशन को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना, नहीं देखना। हमने उसमें बैलेंस वे में रह के चीजों को देखना और सोचना होता है। अब इसमें सोसाइटी का एलिमेंट ये आता है कि जब हम खुद को सेल्फ मैनेजमेंट अगर हमें आती होगी अपने जात की,
अपने बिहेवियर को हमने किस तरह से मैनेज करना है, अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करना है। तो अगर हमारे सामने कुछ भी हो जाएगा, हम एक गैदरिंग में अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगी। मेरे जब भाई की डेथ हुई तो एकदम से फोन आया और हमें पता चला कि ही इज नो मोर। वो टाइम ऐसा था कि हम बिल्कुल खत्म थे, कुछ दिमाग में नहीं था, क्या है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। बट अल्टीमेटली विद इन 5 to 10 मिनट हमने खुद को गैदर किया। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द और भी बहुत से रिलेशंस थे। हमारे इमोशंस या हमारी फीलिंग्स जो एक पर्सन के साथ थी वो अपनी जगह थी। उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को कोई खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन जो बाकी रिलेशंस थे हमने उनको लेकर भी चलना था। हमारे रहती दूर से, हमने उनको भी रिस्पॉन्स करना था। बात करें से सेल्फ मैनेजमेंट की, कि हमें हर सिचुएशन में पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो रिलेशंस हैं, हमें उसको इमोशनली और बिहेवियरली हमें उसको किस तरह से खुद को मैनेज करना है। दिस इज आवर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, कि हम खुद की जात के लिए सीखते हैं ये चीज कि गैदरिंग में हमने किस तरह से बिहेव करना है, हमने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है। बहुत से लोग होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन गैदरिंग में या किसी जगह पे उनको कुछ लोगों को ये तमीज होती है कि उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है। कुछ लोग होते हैं वो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता उन्होंने किस तरह से खुद को मैनेज करना है किसी गैदरिंग में अगर कोई गलत बात करते। तो हमें खुद को मैनेज करने की, किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले या रिलेशनशिप में आने के बाद भी हमें खुद को मैनेज करने की बहुत जरूरत होती है, कि हम अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखें, कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस ही हमें आगे आगे लेके चल रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Five ways to improve your long distance relationship। अब long distance relationships भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, अब हमारे उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ गया है कि हम उनके साथ डेली नहीं मिल सकते, डेली बात नहीं कर सकते। तो हमें उन रिलेशंस को किस तरह से लेके चलना चाहिए, हमें उनको टाइम किस तरह से देना है कि हम वीक में एक दफा, मंथ में एक दफा एक उनका मैसेज कर सकते हैं, कभी उनके साथ विजिट कर सकते हैं, उनके साथ कोई प्लान आउट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम उनके साथ प्लान आउट कर सकते हैं उनको विजिट करने की या उनको अपनी तरफ बुलाने की। अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाए। समटाइम ऐसा होता है कि हमने किसी को फोन किया और हमने फोन पे ही उसके साथ जी गिले शिकवे करना शुरू कर दिया। नो, दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे, कि अगर आप उसके बाद महीने बाद या 2 महीने बाद या हफ्तों बाद, 3-4 हफ्ते बाद अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आप उसके साथ पहले गिले शिकवे करो, उसके बाद आप उसके साथ कोई और बात करो। हमने उनके साथ फाइट नहीं करनी, जो कुछ हो गया वो हो गया। अपनी कन्वर्सेशंस को हमेशा प्रोडक्टिव बनाना है, ना कि उसमें फाइट के एलिमेंट को ऐड करना है। गेट क्रिएटिव। हर दफा जब भी आप किसी से बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करें। दिस इज नॉट अबाउट कि आपने नया कुछ ऐड करना है, कुछ बना के उसको देना है या कुछ भी। वो तो जब आपके घर कोई विजिट करेगा तब भी ये चीज हो सकती है कि आप उसको कुछ बना के कुछ नई डिश या कुछ भी ऐसा नया उसको ट्राई करें। जब अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, उसके साथ क्रिएटिविटी उसमें ये चीज आएगी कि हम उसको बताएं कि हमने इस चीज को करना सीखा है, तुम भी इस चीज को करो, तुम्हारे इंटरेस्ट की ये चीज है, तुम इस चीज को इस तरह से नहीं इस तरह से कर सकती हो। उसको कुछ ना कुछ आइडियाज दें। क्रिएटिविटी डजंट मीन कि आपने उसको अपने तक रखना है या कुछ हाथ से बना लिया तो वो काम हो गया। क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आइडियाज। आप उसको आइडियाज दे सकते हो नए से नया कुछ करने की, ताकि वो उसको पता चले कि जब उसने आपसे बात की है तो आपकी और उसकी जो कन्वर्सेशन थी वो मीनिंगफुल थी, उसका आपसे दोबारा बात करने को भी दिल करे।
समटाइम ऐसा होता है कि हम उससे कोई पर्सन हमसे बहुत ऐसे टाइम मिले तो हम उससे बहुत ढेर सारे गिले शिकवे करके फोन बंद कर देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर हमारा उस पर्सन से दोबारा बात करने का दिल नहीं करता कि भाई ये तो हर वक्त की गिले शिकवे मुझसे करता है, तो मैंने इससे बात करके क्या करना है। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी भूले नहीं। वो चाहे किसी भी तरफ चले जाएं, आपको उसको भूलना नहीं है। फिर अगेन वही चीज कि अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आने की, उसने मुझे याद नहीं किया तो मैं क्यों याद करूं। जब हम एलिमेंट ऑफ मैं ऐड करते हैं, बहुत सी चीजों में मैं होना बहुत जरूरी है, बट नॉट इन एवरीथिंग। मैं अल्टीमेटली हमारी ईगो को डेवलप कर रही होती है, तो अपनी जिंदगी से मैं को थोड़ा सा कम करने की कोशिश हमेशा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ओके जी, 12 साइन दैट यू आर हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। ये कुछ साइंस हैं जो आपको पता चलेगा कि आपके हेल्दी रिलेशनशिप है या आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक साइड पे जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आप उसको एक साथ लेते हैं। अब हमारा फैमिलीज में भी समटाइम ऐसा होता है कि आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स ने कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों, चारों पांचों लोग जितने फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सब एक जगह पे इकट्ठे होकर डिसीजंस लेते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर प्लान आउट करते हैं। दैट इज द साइन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप कि अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन अपने घर में कोई ले रहे हो तो आप उसमें एक दूसरे की राय ले रहे हो, एक दूसरे को स्पेस अगर हम देना सीखते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अगर हम एक दूसरे का टाइम देना सीखते हैं तो उस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं हेल्दी है। अगर हम 2 साल बाद, 3 साल बाद स्टिल एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमें रहना और टाइम स्पेंड करना पसंद है, दैट मीन कि हमारा रिलेशन हेल्दी था और हेल्दी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपने रिलेशनशिप्स में हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा फैंटेसीज बेस्ड होती हैं, स्पेशली गर्ल्स की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फैंटेसी बेस्ड होते हैं। तो खुद को रियल लाइफ में लेकर आए कि जो चीज हमारे सामने है, जो चीज दुनिया में बेस्ड ऑन है, हर बंदे को, हर इंसान को सोने का चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होता। अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ, हमारे रिलेशंस उतने अच्छे गुजरेंगे। ना कि हम दूसरों के साथ जब खुद को कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, उसका रिलेशन ऐसा है, वो अपने पेरेंट्स से ये मांगती है तो वो दे देता है, वो ये मांगता है तो वो देते हैं। वो उनके पेरेंट्स और उनका रिलेशन है। आपके पेरेंट्स और आपका रिलेशन को भी बहुत से लोग देख के उस वक्त रश कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड होती है, बहुत से लोगों की चाहत होती है कि वो आप जैसी लाइफस्टाइल गुजार सके। तो हर रिलेशन में रहते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड हमेशा अपनी जुबान पे रखें। ओके, थॉट्स दैट अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स। कुछ ऐसी हमारी थिंकिंग होती है, कुछ ऐसी हमारे थॉट्स होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। They don't love me anymore. स्पेशली ये चीज आती है पेरेंट्स रिलेशनशिप्स में और कपल रिलेशनशिप्स में कि हमें लग रहा होता है जो हमारा पार्टनर है या जो हमारे पेरेंट्स है वो हमसे प्यार नहीं करते, उनकी बहुत सी चीजें बदल गई हैं, वो हमारे जैसे नहीं रहे, वो हमसे बाकियों की तरह प्यार नहीं करते। जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो उनका फॉल्ट है, उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। ब्लेमिंग गेम हम बहुत ज्यादा करते हैं, ओवरथिंक हम बहुत ज्यादा करते हैं। हम चीजों को परफेक्ट वे में हर वक्त देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो चीज हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, हालांकि ऐसा नहीं होता। परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। बाकी हर इंसान में कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है। तो हर चीज में अगर आप कोई प्लान भी कर रहे हैं तो हमेशा प्लान ए और प्लान बी बनाएं कि अगर प्लान बी सही नहीं हो रहा तो आप प्लान बी की तरफ मूव कर रहे हैं। हमेशा से जब हमारे पास सिर्फ एक प्लान होता है, प्लान ए, तो अगर वो भी सही से नहीं हो रहा तो फिर उसमें क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी ये तो बंदा ही सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देते, मेरे सिबलिंग्स मेरा साथ नहीं देते, और या मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं देता, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सेकंड, लास्ट स्लाइड प्लीज।
सम टाइम ऐसा होता है कि आपका माइंड, आपके थॉट्स कुछ और हैं, सामने वाले पर्सन के थॉट्स कुछ और है, तो हमेशा प्लान ए और प्लान बी रखें। प्लान ए आप अपने अकॉर्डिंग भी रखें और प्लान बी आप दूसरों के अकॉर्डिंग भी रखेंगे। वो दूसरों की डिमांड्स क्या हो सकते हैं, दूसरों की वैल्यूज क्या हो सकती हैं एक स्पेसिफिक इशू को लेकर। आई विश अपनी जिंदगी में काश का वर्ड और मैं ऐसा हो जाता तो, ये 2-3 चीजें कभी मत रखें किसी भी रिलेशन में। नॉर्मली भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत से समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी चीज में एडमिशन लेना चाहते हैं और हमें एडमिशन नहीं मिलता, तो उस टाइम पे हम कह रहे होते हैं आई विश काश ऐसा हो जाता, मैं उसमें एडमिशन ले लेती। नो, दैट वर्ड्स नॉट इंक्लूडेड इन योर लाइफ। इन चीजों को अपने डिक्शनरी में से, अपनी लाइफ में से हमेशा के लिए खत्म कर दें, आई विश एंड काश। क्योंकि जो चीज गुजर गई वो चीज आपके हाथ पे नहीं आ सकती। तो उन चीजों के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट रिलेशन को आपने क्यों खराब करना है और किस रीजन से खराब करना है। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए या हमें सब कुछ चाहिए या हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम दरमियानी रास्ता कभी चुनते ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा बाहैसियत कौम, हम सब में ये चीज बहुत ज्यादा है कि हम बहुत ज्यादा चीजों में ऑब्सेस्ड हैं कि हमें या तो सारी की सारी चीज मिल जाए या हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा मिड वे चूज करें। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है आप उसको हासिल कर लें। अगर आपको सब कुछ नहीं मिल रहा तो भी नॉट अ बिग इशू, जो चीज आपके पास है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर खुश रहना सीखें। लेबलिंग, हम अपने माइंड में ही लोगों को लेबलाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा बंदा है, ये वैसा बंदा, बेशक वो हो या ना हो। तो लेबलाइज करना लोगों को बंद करें। अपने माइंड में ही गेम्स हम खेलते रहते हैं, हेड गेम्स जिसको हम बोलते हैं। अपने माइंड में हम गेम्स खेलते रहते हैं कि मैं उसके साथ ऐसे कर सकती हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ। व्हाई वी प्लेइंग माइंड गेम्स? हमें किसी के साथ कंपीट नहीं करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आप खुद हो और सबसे बड़ी कमजोरी भी आप अपने खुद ही हो। तो दूसरों की माइंड गेम्स खेलने से उनका फायदा या उनका नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो रहा है कि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दूसरों पे सोचने की। जो आपने एनर्जी वेस्ट करनी है दूसरों के बारे में सोचने की, वो एनर्जी आप अपनी जात को बेहतर करने में सर्व करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। What happened to us? किसी भी रिलेशन में हम आते हैं तो हमारा पॉइंट होता है, अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 रिलेशन ऊपर नीचे हो जाए, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, कपल के साथ, तो हम कहते हैं अब हमारा क्या होगा, ये तो रिलेशन हमारा खत्म हो रहा है, अब तो ये रिलेशन हमारा बच्चे गए, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई भी फाइट हो जाए। तो इन सारी चीजों से हमें अवॉइड करना है खुद की लाइफ को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज योर लास्ट स्लाइड। कुछ वर्ड्स है इस स्लाइड में कि आप अगर ये चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो बहुत सी चीजें, बहुत से रिलेशन हमारे बेहतर हो जाते। आई सेड आई एम सॉरी। अब इसमें सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, दीज आर द नॉर्मल थिंग, राइट? बट हम क्या करते हैं, हम लोगों को रियलाइज करवाते हैं कि वाकई हम उनके बारे में केयर नहीं करते। I don't care, I hate you, go away। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम गुस्से की हालत में बोलते हैं, ठीक है? गुस्से की हालत में नॉर्मली ये कहा जाता है कि हम वो अल्फाज बोलते हैं जो हकीकत होती है, जो हम इन रियलिटी बोल नहीं सकते। तो हमेशा गुस्से की हालत में भी खुद पे कंट्रोल रखना सीखें कि आप क्या वर्ड्स बोल रहे हैं और क्या वर्ड्स आपको बोलने चाहिए कि सामने वाले को उसकी जात के ऊपर वो नागवार ना गुजरे या बाद में आपको उन वर्ड्स की वजह से पछताना ना पड़े किसी भी जगह। गुड वर्ड्स हमेशा यूज करें। अगर आप सॉरी बोल रहे हैं, ओके बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, किसी को उसको उसकी वैल्यू बताने के लिए अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इससे आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। एक इंसान की वैल्यू हमेशा तब ज्यादा होती है जब वो दूसरों को वैल्यू देना सीखता है। सिर्फ वैल्यू लेने से उसकी वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होती। दिस इज योर लास्ट स्लाइड और ये था आपका आज का होल टॉपिक। स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरिया तो आप पूछ सकते हैं।